हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SDI गुरुकुलम ऑनलाइन स्टडी। इन्वायरमेंट की जो क्वेश्चन सीरीज़ है 8th पार्ट लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का सब नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना समय गंवाए हुए मैं प्रैक्टिस सेट की तरफ चलता हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है आपका दाब, बी तापमान, सी है सतह क्षेत्र, या डी है आपका भार। सबसे पहले हम इसमें देखना चाहेंगे कि विलेय क्या होता है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक होता है आपका मिश्रण, और उस मिश्रण में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका विलेय और एक होता है आपका विलायक। यानी कि एक ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक दोनों समान रूप से विद्यमान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और उस विलयन के दो पार्ट होते हैं, एक विलेय होता है और एक होता है आपका विलायक। विलेय वो है वो तत्व है जो कि आपका विलयन में घुलनशील होता है, और विलायक वह है जिसके अंदर ये विलेय आपका जो है वो घुलता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं चीनी और पानी का एक मिश्रण। तो इसमें चीनी जो आपका होगा वो क्या है? घुलनशील है, और उसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। और जो पानी है आपका वो होगा आपका विलायक, जिसके अंदर आपकी चीनी घुलती है। तो कहा जा रहा है यहाँ से कि एक विलेय का विघटन दर, यानी कि उसके घुलने की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, या भार पर। तो यहाँ से आपका बी, आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा कि एक विलेय की जो विघटन की दर है वो तापमान के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सबसे धीमी प्रक्रिया की बात कर रहा है, किसकी? वाष्पीकरण की। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया की अगर बात करें तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर दोनों पर होती है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ इसकी जो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बढ़ती है। और सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ भी आपकी वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ती है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि सबसे धीमी कब होगी? तो सबसे धीमी होगी आपकी सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में जब कमी होगी, तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल धीमी होगी। तो यहाँ से आपका डी, आपका जो उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण दोनों में क्या अंतर है? क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वथन। क्वथन क्या होता है? अगर हम उबलना, यहाँ दे रखा है ऑप्शन में क्या? उबलना। तो हम सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर पानी को लेते हैं। अगर पानी के क्वथनांक की बात करें तो पानी का क्वथनांक होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और उबलने की या क्वथन की अगर बात की जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पानी नहीं उबलता। यानी कि जो क्वथनांक है वो आपका फिक्स पॉइंट होता है, और वो होता है आपका कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर वाष्पीकरण की बात की जाए तो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि वाष्पीकरण दोनों ही टेम्परेचर पर हो सकता है, कम पर और ज़्यादा पर। लेकिन ज़्यादा पर वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है और कम तापमान पर वाष्पीकरण की दर जो होती है आपकी वो कम होती है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्वथन और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है? तो यहाँ से क्वथन में और वाष्पीकरण में यही अंतर होता है कि आपका जो क्वथन है वो एक निश्चित तापमान यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, और वाष्पीकरण आपका जो होगा वो आपका किसी भी तापमान पर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही होगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता। क्योंकि क्वथन आपका एक एग्जैक्ट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होगा, लेकिन वाष्पीकरण आपका दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। तो यहाँ से बी आपका उत्तर सही होगा तीसरे क्वेश्चन का। चौथा आपका क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन से, भूकंप से, नाभिकीय दुर्घटना से, अम्लीय वर्षा से। देखिए, पहले भी किसी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं इसकी डिटेल आपको करा चुका हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। चेरनोबिल दुर्घटना जो है वो आपकी 26 अप्रैल
26 अप्रैल 1986, 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के एक परमाणु संयंत्र के यानी कि नाभिकीय संयंत्र में एक केमिकल रिएक्शन की वजह से घटित हुई थी, जिसमें कई हज़ारों लोगों की जो जान गई थी, जिसके बाद से ये जो घटना है ये अभी तक आपकी क्या है, हाईलाइटेड है। देखिए 2 घटना, एक चेरनोबिल दुर्घटना और एक आपकी भोपाल गैस त्रासदी, ये 2 घटनाएं इतिहास की ऐसी घटनाएं हैं जो कि बिल्कुल अभी भी आपकी क्या है, हाईलाइटेड रहती हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा जो है आपका नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। तो पूछा जा रहा है कि चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। मैं आपको बता चुका हूं कि चेरनोबिल दुर्घटना जो है वो क्या नाभिकीय दुर्घटना है, नाभिकीय संयंत्र में रिएक्शन होने की वजह से ये दुर्घटना घटी थी। तो यहाँ से आपका उत्तर सही होगा सी। और चेरनोबिल कहाँ है, चेरनोबिल है आपका कहाँ पर, यूक्रेन में। कहाँ की घटना है ये, यूक्रेन की। और पूछा जाए कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत, पारंपरिक, अनवीनीकृत। देखिए पारंपरिक और अपारंपरिक का मतलब ये है कि वह संसाधन जिसे हम रेगुलर यूज में ले रहे हैं वो है आपका पारंपरिक। नवीनीकृत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और अनवीनीकृत यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि नवीनीकृत एनर्जी रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो अगर भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा का जो प्रयोग है हम लगातार रेगुलर नहीं करते हैं, यानी कि ये क्या है, आपका अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये आपका होगा क्या, नवीनीकृत होगा। तो यहाँ से आपका सी उत्तर सही होगा। भूतापीय ऊर्जा आपका जो संसाधन है वो अपारंपरिक है लेकिन नवीनीकृत है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। तो 5 का जो उत्तर है आपका सी होगा। देखिए नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से नहीं है। तो देखिए जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बी सी डी, ये तीनों आपके जो ऑप्शन हैं ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन यानी कि जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नाफ्ता, केरोसिन, डीजल, ये आपके जो भी हैं ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, ये आपके जीवाश्म ईंधन हैं और ये आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यानी कि 6 का जो आपका ए आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है? मंगल, बृहस्पति, शनि या वरुण। लघु सौर तंत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है आपके किसको, बृहस्पति को। बी इज द राइट आंसर। और क्यों जाना जाता है मैं आपको ये बता दूं कि इसकी सतह पर जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। हाइड्रोजन लगभग पाया जाता है आपका 75% और वहीं अगर हीलियम की बात करें तो लगभग 24% के आसपास हीलियम की मात्रा जो है वो पाई जाती है। कहाँ पर, बृहस्पति पर। और इसीलिए इसको लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो प्रकाश पाया जाता है। किसका, खुद का। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, वो आपके जो हैं तारों के प्रकाश से चमकते हैं। लेकिन बृहस्पति की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो प्रकाश है इसका खुद का प्रकाश पाया जाता है, इसीलिए इसे लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो सही होगा बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8th, पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.2 मीटर प्रति सेकंड या 11.2 मीटर प्रति घंटा। देखिए सबसे पहले बात करें कि पलायन वेग क्या होता है। देखिए वह वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंका जाए अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो वह न्यूनतम वेग जिससे कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए और उसके बाद कभी भी वापस ना आए, यानी कि अंतरिक्ष में चला जाए। तो
ऐसा कौन सा वेग है न्यूनतम जिससे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, तो वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ए आपका जो उत्तर है वो सही होगा। पलायन वेग का मान होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इतने वेग से किसी वस्तु को अगर फेंका जाता है तो वह कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। आपका 8 में का ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? कैप्सेसिन, एंथ्रोसाइनिन, कैरोटीन या लाइकोपीन। देखिए, टमाटर में जो लाल रंग पाया जाता है वो लाइकोपीन के कारण पाया जाता है। वहीं अगर थोड़ा कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन में जो लाल रंग पाया जाता है कैरोटीन जो है ये गाजर में जो लाल रंग पाया जाता है वो कैरोटीन के कारण पाया जाता है। अगर एंथ्रोसाइनिन की अगर बात करें तो जो सेब आपका होता है, सेब का जो आपका जो रंग होता है आपका वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और वहीं अगर कैप्सेसिन की बात की जाए तो मिर्च का जो तीखापन होता है, किसका? मिर्च का जो तीखापन होता है वो आपका होता है किसकी वजह से? कैप्सेसिन की वजह से होता है। यानी कि मैंने आपको चारों ऑप्शन यहाँ से क्लियर करा दिए। ये आपका जो होता है लाइकोपीन, ये होता है आपका किसका? टमाटर का लाल रंग। कैरोटीन अगर बात की जाए तो कैरोटीन गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। एंथ्रोसाइनिन की अगर बात करें तो जो सेब का जो आपका रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और मिर्च का तीखापन होता है आपका कैप्सेसिन के कारण होता है। तो यहाँ से आपका डी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1952 में, 1924 में, 1871 में, 1911 में। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है क्या। देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आपका जो है आपराधिक जनजातीय अधिनियम। क्रिमिनल यानी कि आपराधिक, ट्राइब्स जनजातीय एक्ट अधिनियम यानी कि आपराधिक जनजातीय अधिनियम आपका जो है वो सबसे पहले कब जो आपका एक्ट है वो सबसे पहले कब अधिनियमित हुआ था? 1952, 1924, 1871, 1911। तो ये देखिए, मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं तो 1857 में अंग्रेज़ों के समय 1857 में जो आपकी क्रांति हुई थी, जो कि भारत के सभी वर्गों ने मिलकर के स्वतंत्रता के लिए जिसको लड़ा था 1857 की क्रांति को, ये इस पर एक पूरा का पूरा वीडियो है हमारा हिस्ट्री का, उसको आप देख सकते हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है उसके अंतर्गत आपका ये वीडियो आपका है, इससे रिलेटेड, वहाँ से आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति में कई प्रकार की कई जो भारत की जनजातियां थीं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो जिसके कारण अंग्रेज़ जो थे वो काफ़ी अच्छे खासे नाराज़ हुए थे और उसी की वजह से उन्होंने 1871 में, कब? 1871 में एक एक्ट लेकर के आए जिसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपराधिक जनजातीय अधिनियम। इसमें भारत की तकरीबन 500 से ज़्यादा जो जनजातियां थीं उनको बचपन से ही क्रिमिनल करार दे दिया गया था। इसके अंतर्गत 500 जनजातियां जो भारत की ऐसी थीं जिनको क्या कर दिया गया था? बचपन से ही क्रिमिनल ठहरा दिया गया था। और उसके बाद से जब भारत आज़ाद हुआ 1952 में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया? ख़त्म किया। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने अपना गुस्सा निकालने के लिए 500 के आसपास जो आपकी जनजातियां थीं उनको क्या कर दिया था? क्रिमिनल की कैटेगरी में शामिल कर दिया था। 1871 में वो इस एक्ट को लेकर के आए थे। उसके बाद 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको समाप्त किया। यानी कि यहाँ से आपका जो उत्तर सही होगा वो सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR क्या है? 3.2, 2.9, 2.6 और 2.4। तो यहाँ से आपका जो उत्तर है वो डी सही होगा कि भारत की जो सकल प्रजननता दर है TFR जिसे कहा जाता है वो 2.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, इस समय
यानी 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? 2004-5, 2001-2, 2011-12 या 2007-8? देखिए, भारत की जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है, और अगर भारत में प्रति व्यक्ति आय का या राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है उसके लिए आधार वर्ष की अगर बात करें तो वो आपका है 11-12। 2011 से 2012 में जिस प्रकार राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था उसी को आधार वर्ष मान करके वर्तमान में आपका राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा रहा है। अगर इससे पहले की बात करें, यानी कि 2015 से पहले किसको आधार वर्ष माना जाता था, तब माना जाता था, आप ऑप्शन लगाएंगे 2004-5, यानी कि 2015 से पहले 2004-5 को आधार वर्ष मान करके भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में 2011-12 की जो राष्ट्रीय आय थी उसको आधार वर्ष मान करके राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो यहाँ से आपका सी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में या मूली में? इनमें से किस में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? देखिए, सर्वाधिक विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो मैं प्रति 100 ग्राम के ऊपर बात करूंगा कि 100 ग्राम किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन ऑप्शनों में से। तो अगर 100 ग्राम मिर्च की बात की जाए तो 100 ग्राम मिर्ची में आपका लगभग 143 मिलीग्राम mg आपका क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगर मैं कुम्हड़े की बात करूं तो कुम्हड़े में आपका 9 मिलीग्राम आपका विटामिन सी पाया जाता है। अगर मैं मटर की बात करूं तो मटर में आपका 40 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम की बात कर रहा हूं मैं, प्रति 100 ग्राम पर कितने मिलीग्राम आपका विटामिन सी पाया जाता है? तो यानी कि मटर में 40 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर आपका विटामिन सी पाया जाता है। वहीं अगर मूली की बात करूं तो 14.8 यानी कि लगभग 15 मिलीग्राम के आसपास प्रति 100 ग्राम मूली में आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ से पूछा गया आपका सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाएगा, तो यहाँ से आपका सर्वाधिक विटामिन सी 143 मिलीग्राम कितने में? प्रति 100 ग्राम में, यानी कि मिर्च में सर्वाधिक पाया जाएगा। आपका ए आपका उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा या नर्मदा? अगर भारत के मैप की अगर बात की जाए तो भारत के मैप में गुरप्रीत कहाँ है? नई दिल्ली में, और नई दिल्ली से जा रहा है कहाँ? चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु, यानी कि बीच बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट से कहाँ? बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट तक वो यात्रा करेगा। और इस यात्रा में उसके लिए जो राज्य क्षेत्र पड़ेंगे और उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो दिल्ली से वो हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के बिल्कुल किनारे वाले पोर्शन यानी कि आगरा और मथुरा होते हुए मध्य प्रदेश से जाएगा अगर गुरप्रीत तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से होते हुए उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु चेन्नई पहुंचेगा। और वहीं अगर इन नदियों की अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो नदियों में अगर देखा जाए तो देखिए गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा आपकी कहाँ? मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहती है, और कृष्णा और जो गोदावरी हैं ये आपकी क्या हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो यानी कि इन तीनों नदियों की संभावना है कि उसको क्या पार करनी पड़ सकती हैं। लेकिन गंगा नदी आपकी जो है वो आपकी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए बिहार होते हुए आपकी किधर चली जाती है? पश्चिमी बंगाल होते हुए आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है। यानी कि यहाँ से आपका बी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। हो सकता है कि ये गंगा नदी आपकी उसको पार नहीं करनी पड़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आज का प्रश्न यानी कि ये जो आपका प्रश्न है इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। निम्न में से किन ग्रहों के आसपास छल्ले हैं? अरुण, बृहस्पति, शनि या वरुण? तो ऑप्शन ए है आपका उपर्युक्त सभी, ऑप्शन बी है 2, 3, 4 यानी कि बृहस्पति, शनि या वरुण, इन तीनों के आसपास आपके छल्ले हैं। सी है आपका केवल 2 यानी कि केवल बृहस्पति के आसपास छल्ले पाए जाते हैं, और केवल 3 यानी कि
केवल 3 यानी कि शनि। क्या सिर्फ शनि के आसपास छल्ले पाए जाते हैं? देखिए, ये छल्लों की अगर मैं चर्चा करूं तो ये छल्ले होते क्या हैं? गैस धूल कणों के काफ़ी कणों के ऐसे समूह जो कि ग्रह की गति के साथ-साथ उसके चारों ओर क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। तो एक छल्ले या वलयनुमा एक आकृति आपकी जो फ़ील होती है उसको कहा जाता है क्या? छल्ले। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इनमें से चारों में से कौन-सा आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसको आपको बताना है। और इसके जो आंसर की जो चर्चा है वो हम अगले आने वाले वीडियो में, अगले वाले प्रैक्टिस सेट में इसकी चर्चा करेंगे। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आपका जो आंसर है वो कौन-सा सही होगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, आप शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इसका जो है लाभ वो उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।